और अब बात करते हैं बिहार से आ रही आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो लोक भवन में ये ग्रहण समारोह रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार के लोक भवन में तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण को। सुबह 11 बजे का ये वक्त निर्धारित है। इससे पहले राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर के उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में अब बनने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। बिहार की राजनीति में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ चुके हैं। अब उनकी जगह पर कभी उनके डिप्टी रहे सम्राट चौधरी बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। सूबे की सियासत में ये पहली बार है जब बीजेपी का कोई नेता बिहार की बागडोर संभालने जा रहा है और आज होने वाली ताजपोशी को लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। बिहार के लोक भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। गवर्नर सैयद अता हसनैन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे शामिल। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एनडीए विधायकों की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में बीजेपी और जेडीयू के तमाम विधायक मौजूद रहे, जिसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। सम्राट चौधरी जैसे ही सर्वसम्मति से नेता चुने गए, वैसे ही नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और यहां पर मौजूद सभी एनडीए विधायकों को सम्राट के सम्मान में खड़े होने को कह दिया। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले बीजेपी और एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर बिहार के नए सीएम के तौर पर मोहर लगी। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर उन्हें बधाई दी, जबकि सम्राट चौधरी ने झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे ये भरोसा किया है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया। इस मौके पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी की अगुवाई में बन रही नई सरकार को पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करने का भरोसा दिया। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एनडीए और बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने आखिरी बार स्टेट कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सम्राट चौधरी समेत मंत्रिमंडल के सारे नेता मौजूद रहे। उसके बाद फोटो सेशन हुआ। फिर जब नीतीश को सम्राट गाड़ी तक छोड़ने आए, उस समय माहौल काफी भावनात्मक हो गया, जो पूर्व सीएम नीतीश के चेहरे पर साफ झलक रहा था। यहां से नीतीश कुमार लोक भवन गए और वहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपकर सम्राट चौधरी के सीएम बनने का रास्ता प्रशस्त किया। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी भी परंपरा के मुताबिक लोक भवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने बुधवार की सुबह सम्राट चौधरी की ताजपोशी का दिन मुकर्रर किया। और बुलेटिन में आपको आगे दिखाने वाले हैं कि ओवैसी ने ममता बनर्जी को आखिरकार कैसे चैलेंज कर दिया है। लेकिन उससे पहले
और 50 बड़ी खबरों के बाद अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल की, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 4 जनसभाओं को संबोधित आज किया जाना है। इसी के साथ ममता बनर्जी 2 जगहों पर रैली करेंगी और रक्षा मंत्री भी 2 जगहों पर रैलियां करते हुए आज नजर आएंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 जगहों पर रोड शो करने जा रही हैं। सबसे पहले सीएम ममता सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी और उसके बाद माला बाजार में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इससे पहले मंगलवार को एक चुनावी रैली में दीदी ने चुनाव आयोग के बहाने फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। ওরা আমাদের বাংলাকে বদলাতে চায়, আমরা দিল্লিকে বদলাবো। তুমি বাংলাকে টার্গেট করেছো, আমাদের টার্গেট দিল্লি। বাংলা জয় করে আমরা দিল্লি জয় করব। কেন তৃণমূল এজেন্টদের গ্রেফতার করতে হবে? কেন? তৃণমূলের সবাই গুন্ডা, আর তোমরা যে অত্যাচারের পণ্ডা, ডাকাত, চোর, খুনি, দাঙ্গাকারী, ভ্রষ্টাচারী, ভোট কাটারি, আর কত বলবো। बंगाल के चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साथ देने में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री शाह सुबह 11:30 बजे दार्जिलिंग, दोपहर 1 बजे जलपाईगुड़ी, दोपहर 2:30 बजे अलीपुरद्वार और शाम 4 बजे कूच बिहार में रैली करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12:50 पर कुमारगंज में और दोपहर 2:20 पर करंदीघी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले मालदा की रैली में घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर जोरदार हमला बोला। मगर आज ये विराट जनसभा देखकर मैं कहकर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई बहन, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार आने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री बदलना ना, एमएलए बदलना ना, कुछ मंत्री बदलना ना, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ममता का चुनाव आयोग को लेकर केंद्र पर हमला और बीजेपी का घुसपैठियों के मुद्दे पर टीएमसी सरकार पर हमला तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी का घेराव करते हुए उनके ऊपर निशाना साधा है। ओवैसी ने ममता को डायरेक्ट कह दिया कि वो उनसे डरते नहीं है और इस बार कोई उनका रास्ता पश्चिम बंगाल में रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के रण में ममता बनर्जी को बीजेपी से कड़ी चुनौती तो मिल ही रही है, वहीं दीदी की सियासी राह में कांग्रेस भी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सीएम ममता के गढ़ में चुनाव प्रचार के लिए उतरे और बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री ममता पर बड़ा आरोप लगा दिया। एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता,
नफरत नहीं फैलाई होती तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुखिया जो मुस्लिम वोटरों को साधने में लगी हुई हैं, उनके मुस्लिम लीडर चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। उन सबको AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अकेले जवाब दे रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों को TMC से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं और मालदा की रैली से तो AIMIM चीफ ने TMC सुप्रीम को बड़ी चुनौती भी दे दी। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूं, ममता बनर्जी तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला हूं। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। मुझे गाली इसलिए देते हो क्योंकि तुम एक अपर कास्ट की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। आज अगर तुम ये समझ रही हो कि ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा, ममता बनर्जी याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में चुनाव आयोग और घुसपैठियों का मुद्दा तो पहले से हावी है ही, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर भी चुनाव प्रचार में घमासान मचा हुआ है। आपको मालूम है कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 3 में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शेष है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए इस बार खासा जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए हैं। खास करके जो CRPF के बैटल प्रूफ वाहन हैं वो जम्मू कश्मीर से स्पेशली बुलाकर जवानों के साथ में CRPF की कई सारी बटालियंस को कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ही तैनात कर दिया गया है, आप भी देखिए। करें तो 100 से अधिक सेंट्रल फोर्स की टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेंट्रल फोर्स यहां पर लगातार जो है रूट मार्च कर रही है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक आर्मर्ड व्हीकल है CRPF का और आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है, बुलेट प्रूफ व्हीकल है। आपको बताते हैं आखिरकार चुनाव में क्यों इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सेंट्रल फोर्स की जो ग्रुप्स है या फिर जो कंपनी जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर उन पर पथराव होता है और गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको जाना होता है वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल जब होता है, कोई चाहे कितना भी पथराव करे लेकिन इन गाड़ियों में कोई डैमेज नहीं होता है। लिहाजा जो फोर्स इन गाड़ियों में होगी और जिन इलाकों में उन्हें पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे और चीजों को जो है ध्यान में रखकर जो है वहां पर एक्शन ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी एक CRPF जवान जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बिल्कुल फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। आमतौर पर जो लोग होते हैं, इवन हम लोग भी अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जिम का रुख करते हैं, लेकिन सूरत से जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक महिला का जिम जाना उसके परिवार वालों के लिए जी का जंजाल बन गया। आपको दिखाते कि कैसे इस नामी गिरामी जिम में वर्षों से एक अरबपति खानदान की महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गुजरात के सूरत में एक हाई-फाई जिम के ट्रेनर को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। शब्बीर असगर ट्रंकवाला नाम के इस जिम ट्रेनर ने 7 साल तक एक अरबपति हिंदू फैमिली की महिला को ब्लैकमेल किया। सूरत पुलिस के मुताबिक करीब 7 साल पहले महिला जिम में वर्कआउट के लिए जाती थी, जहां उसकी आरोपी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे अफेयर की शुरुआत हो गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी के पास महिला की निजी तस्वीरें और वीडियो थे और इन्हीं के आधार पर उसने परिवार को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और पिछले 7 महीनों से महिला के पति आरोपी के संपर्क में थे, लेकिन आरोपी वीडियो वायरल ना करने की एवज में हर बार रकम की डिमांड करता। इतना ही नहीं, आरोपी ने एक मुलाकात के दौरान महिला के पति की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखकर 50,000 रुपए भी वसूल लिए। लेकिन इस केस में असल मोड़ तब आया जब महिला के पति ने कुछ दिन पहले सूरत पुलिस के जिम में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर किए गए सेमिनार को देखा और पुलिस से कांटेक्ट किया। शिकायत दर्ज होते ही एसओजी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि मेरी पत्नी आज से 7 साल पहले जब सिटी लाइट एरिया में पूजा L1 जिम में जाती थी तो वहाँ एक शब्बीर असगर ट्रंक वाला करके था, तो उसके साथ उसको अफेयर हो गया और ये उसको छोड़ता भी नहीं है। और एक बार वो मिला था तब उसने बोला था कि मैं तेरी वाइफ को छोड़ूंगा भी नहीं और उसके फोटोज वीडियोस मेरे पास पड़े वो वायरल कर दूंगा अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए। फिलहाल आरोपी जिम ट्रेनर सूरत पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मकसद ये समझना है कि क्या आरोपी इस तरह की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुका है या वो किसी ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबर सिर्फ 2 मिनट में।